हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, बात की जाए भारत के किसी भी प्रदेश की, जहां भी सोशल मीडिया का प्रयोग हो रहा है, आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पे किसी न किसी को किसी न किसी माध्यम से टारगेट किया जा रहा है। आज जब हम 21वीं शताब्दी में डिजिटल क्रांति के दौर में हैं, उस समय में साइबर, ठीक है, यानी कि इंटरनेट के जाल का प्रयोग करके जो बुलिंग की जा रही है, जो टारगेट किया जा रहा है, जो शत्रुतापूर्ण घटनाएं हो रही हैं, निश्चित तौर पे समाज के लिए ये बहुत शोचनीय है। पिछले 10 दिनों में दसियों ऐसे आर्टिकल आए जिन्होंने सोशल मीडिया बुलिंग पे बात की। आज के इस वीडियो में हम सोशल मीडिया बुलिंग के सभी तरीकों पे, जो हमको उदाहरण दिखते हैं उन पे, ठीक है, जो केसेस उससे जुड़े हैं उन पे, संविधान क्या कहता है उस पे, और विभिन्न जो अधिनियम हैं उन सब पे बात करेंगे और इसकी जड़ तक जाएंगे, कहां पे दिक्कत है और कहां पे काम करने की जरूरत है। तो आज हम बात करेंगे कि जो साइबर बुलिंग है, ठीक है, उस पर जो कानून है वो बेअसर क्यों होते जा रहे हैं। पिछले अगर 10 दिन की बात की जाए तो मैंने खुद कुछ ऐसे वीडियोस किए हैं जहां पे मैंने आपको सेना के अधिकारियों तक पे हो रही बुलिंग की बात की है, डॉक्सिंग की मैंने बात की थी, ठीक है, जब मैं जो विदेश सचिव मिस्री जी हैं उनकी बात में कर रहा था, तो मैंने बताया कि किस प्रकार से उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी गोपनीय बातों को, जो उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी बातें हैं, उनको ये जो साइबर अपराधी हैं और खासकर जो ट्रोलर्स हैं, ये बार बार सामने ला रहे थे और नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बिंदु पे और इसके अलग अलग आयामों पे विस्तार से बात करेंगे, और ये एक ऐसा वीडियो हो सकता है जिसमें हर चीज को मैंने डिटेल में समअप किया है, ठीक है। मैं आपको बताता चलूं कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो नया बैच है, जो जून बैच है, वो 2 जून से शुरू हो रहा है। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए लिंक पे या स्टडी IQ वेबसाइट पे जाके इससे जुड़ सकते हैं, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से, ठीक है। चलिए बात की जाए अगर, तो क्या है साइबर बुलिंग, एक बार देख लेते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जानबूझकर बार बार किए जाने वाला जो शत्रुतापूर्ण व्यवहार होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाना, धमकी देना या परेशान करना। जब हम मिश्री जी की बात कर रहे थे, कुछ दिनों पहले मैंने एक और केस की बात की थी जहां पे सोशल मीडिया पे तमाम जो सोशल मीडिया सेंसेशंस हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी घटनाएं आ गई कि भाई फॉलोअर कम हुए, रीच कम हुई, सुसाइड कर ली। इस प्रकार की चीजें जो है वो बड़ी ही दुखदाई। लोग उस स्फीयर को ही अपनी दुनिया मान के चल रहे हैं और उस पे से वो लोग जो इस चीज का फायदा उठा के और ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं और ज्यादा बुली कर रहे हैं। हम इस बिंदु पे और बात करेंगे, ठीक है। बात की जाए कुछ तथ्यों पे देख लेते हैं। तो भारत में लगभग 75 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और 85% भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना किया है किसी न किसी माध्यम से। छोटा सा उदाहरण बताता हूं। फेसबुक पे आप कोई पोस्ट लिखिए जहां पे आप अपनी बात को अपने तरीके से कहना चाह रहे हो, किसी न किसी व्यक्ति को वो हर्ट हो जाएगी और वो किसी न किसी प्रकार से आपको कमेंट के द्वारा नीचे दिखाने का प्रयास करेगा। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइबर बुलिंग, ठीक है। महिलाएं साइबर बुलिंग के 68% मामलों का शिकार है, यानी सबसे ज्यादा जो साइबर बुलिंग के मामले हैं वो अगेंस्ट वुमेन है। वी ऑल नो कि जो वुमेन सेंसिटिविटी है, महिलाओं को लेके जो संवेदनशीलता है वो बहुत कम है भारत में। बहुत ज्यादा उस दिशा में काम की जाने की जरूरत है। लेकिन जब इस प्रकार के डेटा सामने आते हैं तो ये बताते हैं कि कितना भी किया जाए अभी हम बहुत पीछे। डिजिटल क्रांति के इस युग में अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है, खासकर इस क्षेत्र में। केवल 12% पीड़ित अधिकारियों को रिपोर्ट करते हैं। तो मतलब साइबर बुलिंग के वे मामले जिनको रिपोर्ट किया जाता है वो 12% है। अभी इसमें तो निस्तारण किनका हो रहा है वो डेटा तो मैंने डाला ही नहीं है। मिनिमल ही निस्तारण हो पा रहा होगा, क्योंकि साइबर एक ऐसा स्पेस है, जैसे हमने जामतारा जैसे वेब सीरीज में देखा था, कि ट्रेस कर पाना, ट्रैक कर पाना उतना आसान नहीं है जब तक आपको हब के बारे में ना पता हो, या हम टेक्निकली इतने साउंड हो, इतने एडवांस हो कि हर चीज को पता लगा सके। तो अभी भी भारत की जो टेक टीम है उस पर और काम करने की जरूरत है। जो हमारी साइबर अपराध जांच वाली टीम है उनको थोड़ा और टेक मामले में इनोवेशन की जरूरत तो है ही, ठीक है। बात की जाए अगर, तो प्रकार क्या क्या है साइबर बुलिंग। सबसे पहला हम इसके कुछ प्रकारों की बात करेंगे। तो साइबर बुलिंग क्या है? ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपयोग करके किसी को बार बार परेशान करना, धमकी देना या अपमानित करना है, ठीक है। उससे भावनात्मक क्षति पहुंचती है, ठीक है। तुमने इसके खिलाफ लिखा, इसके बारे में लिखा तो तुम्हें जान से मार देंगे, एसिड फेंक देंगे, ठीक है, तुम्हारे घर वालों को हम टैकल कर लेंगे। साइबर बुलिंग है, ठीक है। अगला क्या है? अगला है साइबर स्टॉकिंग।
लगातार अवांछित ऑनलाइन निगरानी और उत्पीड़न है जो बार बार संदेश भेजने, गतिविधि पर नजर रखने या स्पाईवेयर और फर्जी खातों का उपयोग करने से भय उत्पन्न करता है। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि पुलिस का एक आदमी है जो एंटेगनिस्ट या प्रोटैगनिस्ट किसी के भी पीछे लगा रहता है और लगातार वो स्पाई करता रहता है कि कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो आपको लगातार स्पाई कर रहे हैं। हर एक कमेंट, हर एक पोस्ट को देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, और इसको ही साइबर स्टॉकिंग कहते हैं, जहाँ पे बेसिक उद्देश्य क्या है कि आपको प्रताड़ित करना मानसिक रूप से, और मानसिक रूप से दहशत में ले आना कि आप डरे रहें। ठीक है, अगला है कैट फिशिंग। इसमें दूसरों को धोखा देने के लिए नकली ऑनलाइन पहचान बनाना शामिल है। ठीक है, प्रायः भावनात्मक, वित्तीय या दुर्भावनापूर्ण होता है फिशिंग इसमें, है ना। तो जैसे आपने देखा होगा कि पुरुष महिला बन के, महिला पुरुष बन के लोगों से पैसे ऐंठ लेते हैं, शादी करके धोखा देके चले जाते हैं, और भी बड़े बड़े फ्रॉड बिजनेस के नाम पे। आजकल तो आप देखिए बड़े बड़े जो शहरों के नाम पे जो बिजनेस क्या कहते हैं ग्रुप्स बन गए हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे हो कलकत्ता या आगरा। ठीक है, हर जगह पे वो एक पोस्ट आपको दिख जाएगा ग्रुप का जो इस पर्टिकुलर प्रदेश का या जिले का रहता है, और वहां पे इस प्रकार की चीजें बेची जाती हैं। आपको लगेगा ये तो बड़ा आकर्षक है, बड़े सस्ते में, आपने क्लिक किया और फिर तो वो भी इसी में शामिल। ठीक है, और क्या है, और ट्रोलिंग। ट्रोलिंग की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। आपत्तिजनक या उत्तेजक संदेश पोस्ट करना शामिल है। मैंने जब कर्नल मिस्त्री की बात की थी तो डॉक्सिंग के साथ साथ ट्रोलिंग भी उनके साथ हो रही थी, और अक्सर महिलाओं को हमने इस ट्रोलिंग का सहारा इस ट्रोलिंग के द्वारा प्रताड़ित होते देखा है, और बहुत से ऐसे लोगों को जो समाज में सिर्फ फ्रिंज एलिमेंट हैं उनको इस ट्रोलिंग का सहारा लेते हुए देखा है। ठीक है, बात की जाए डॉक्सिंग की तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, ड्रॉपिंग डॉक्स दस्तावेज का संक्षिप्त रूप है जो पते या फोन नंबर जैसे निजी जानकारी को अनाधिकृत रूप से ऑनलाइन साझा करता है। हमने जब मिश्र जी की बात की थी तो उनकी बेटी की जो जानकारी थी, उनकी बेटी की जिंदगी से जुड़ी जो जानकारियां थी, उनको लेके प्रमोट किया जा रहा था, उनकी बात की जा रही थी और उनके माध्यम से उनको टारगेट किया जा रहा था। दिस इज कॉल्ड डॉक्सिंग। देन रिवेंज पॉर्न क्या है, बिना सहमति के अंदर चित्रों को साझा करना। एआई के माध्यम से आप पॉर्न बना देते हो, सॉफ्ट फॉर्म बना देते हो, और फिर उसके द्वारा आप सामने वाले को धमकाते हो रिवेंज के तौर पे। कई बार एक्सटॉर्शन यानी कि धन की वसूली होती है, और कई बार आप प्रताड़ित सिर्फ इसलिए करना चाहते हो कि उसने आपको दुख पहुंचाया है। तो ये सभी चीजें इसी साइबर बुलिंग के विभिन्न प्रकारों में शामिल है। बात की जाए तो वर्तमान कानूनी ढांचा क्या कहता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की अगर बात की जाए तो धारा 67 कहती है कि अश्लील सामग्री प्रकाशन पे 3 साल का कैद और 5 लाख का जुर्माना है। ठीक है, धारा 67A क्या कहती है, यौन स्पर्श सामग्री है तो 5 साल का कैद और 10 लाख का जुर्माना है। ठीक है, धारा 67B क्या कहती है कि बाल पोर्नोग्राफी पे 7 साल तक की कैद है। ठीक है, धारा 66A जो निरस्त हो गई 2015 में श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त, और अभी जो पिछला वीडियो मैंने किया था सोशल मीडिया को लेकर, उस पर मैंने इस पर बात की थी। ठीक है, भारतीय दंड संहिता क्या कहती है, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता हो गई है, तो नए प्रावधानों को देख लीजिएगा। धारा 354D साइबर स्टॉकिंग 3 साल की कैद है। धारा 499 मानहानि आपराधिक अपराध की बात है, जब आप मानहानि का दावा करते हो। ठीक है, धारा 506 आपराधिक धमकी, डिजिटल धमकी इसमें शामिल है। धारा 509 महिलाओं की मर्यादा भंग करने वाले जो शब्द या कार्य होते हैं उसके तहत सजा का प्रावधान है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपा करके भारतीय न्याय संहिता के जुड़े हुए प्रावधानों को देखें। ठीक है, क्योंकि अमूमन जो डेटा में न्यूज़पेपर्स में मिलता है हम लोग उनको यूज करते हैं, और जो लॉ के विशेषज्ञ जानकार होंगे वो बेहतर बता पाएंगे कि भारतीय न्याय संहिता के कौन से धाराएं इसमें शामिल हैं। ये तो हमने भारतीय दंड संहिता की बात की थी। ठीक है, मुख्य कानूनी समस्याएं क्या है, न्यायाधिकार की समस्या क्या है, किसका ज्यूरिसडिक्शन है, पुलिस का है, साइबर पुलिस का है, क्राइम ब्रांच का है, या किसी और का, तो एक ये न्यायाधिकार की समस्या आ जाती है। अगला क्या है, तकनीकी जटिलता, मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की। वी हैव सीन सो मेनी वेब सीरीज ऑन इट, बहुत सारे वेब सीरीज को देखा, चाहे जामतारा की बात कर ली जाए, ठीक है, या बात कर ली जाए फर्जी जैसे वेब सीरीजों की, जहां पे हमने देखा कि तकनीकी रूप से अभी हम उतने सक्षम है नहीं। एक देश के तौर पे हमें और अभी काम करने की जरूरत है। अगेन मैं कह रहा हूं, इसको एज अ मोटिवेशन ले, ऐसा टारगेट ले, और इस पर काम करने की जरूरत है। डिजिटल साक्ष्य की संग्रह की कमी, हाँ, तो जैसे हम लोग CID जैसे सीरियल्स देखते हैं तो वहां पे तो तुरंत वो टीम आती है फॉरेंसिक और हर चीज उठा ले जाती है। दरअसल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना मजबूत है नहीं, अभी उस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ किए जाने की, मेंटेन किए जाने की जरूरत है। और क्या है, गुमनाम अपराधियों की पहचान में कठिनाई। यस, ऐसे अपराधी, देखा ना, गुमनाम अपराधियों की पहचान में कठिनाई। ऐसे बहुत से अपराधी हैं जो पता नहीं कहां से प्रोफाइल बना के फेसबुक पे, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, कहीं से भी प्रोफाइल बना के वो चीजों को मिसयूज और मिसमैनेज कर रहे हैं, और हमारी पुलिस उनको ट्रेस नहीं कर पा रही क्योंकि गुमनाम है। वास्तविकता में कौन व्यक्ति काम कर रहा है, यहां पे थोड़ा सा टफ कॉल लेनी पड़ती है पुलिस को। ठीक है, तो ये कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, बात की जाए अगर तो प्रमुख केसेस, तो
तनुश्री शर्मा का केस था 2019 का, 17 वर्षीय दिल्ली की छात्रा थी, फोटो मॉर्फिंग और सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। दिल्ली यूपी पुलिस के बीच न्यायाधिकार का विवाद था। फिर वही बात कि कौन सी पुलिस ले, साइबर पुलिस ले, क्या ले। तो ये न्यायाधिकार का बहुत होता है यार, इस प्रकार के मुद्दों आज तक को मुझे लगता है भारत जैसे देश में प्रदेशों को, देशों को आपस में बैठ के इसको सुलझाना चाहिए, इस पर बात की जानी चाहिए। ठीक है, 2 साल से अधिक समय तक केस लटका रहा, कोई फैसला नहीं। केरल में छात्रा ने आत्महत्या कर ली, छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। सोशल मीडिया पर निरंतर साइबर बुलिंग हो रही थी, मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी थी, संस्थागत सहायता प्रणाली में अंतराल था। खैर, मैं एक बात और बताता हूं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस। एक ब्लू वेल केस था, हम सबको पता है, हमने उसको देखा था, वो भी साइबर बुलिंग ही था। इस दौरान हमने कुछ ये देखा कि कुछ ऐसी संस्थाएं जो बेटिंग को प्रमोट करती हैं, बेटिंग की ऐप चलाती हैं, और उसमें जब दलदल में कोई घुस जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर आप क्या करते हो, उनकी जिंदगी को आप नरक कर देते हो। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिली। कई बार बच्चों को देखने को मिला कि फ्री फायर जैसे गेम में इतना आपने उसको परेशान कर दिया कि उसने अपने घर से, अपने फादर की, मदर की सारी संपत्ति को खाक कर दिया। तो इस प्रकार की चीजें भी साइबर बुलिंग के अंडर में ही आती हैं, जहां पे कोई व्यक्ति जो समझ नहीं पाता कि चीजें कितनी गंभीर हैं और वो उसमें उलझता चला जाता है। ठीक है, बात की जाए सामाजिक मनोवैज्ञानिक आयामों की, तो पहली क्या है, मानसिक स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव रहता है। बात की जाए तो 78% मामलों में अवसाद और चिंता, ठीक है, 45% मामलों में नींद और खाने की जो विकार होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, लगभग 23% गंभीर मामलों में आत्महत्या के विचार आ जाते हैं। ठीक है, आत्महत्या के विचार आ जाते हैं, और लिखा है 67% मामलों में शैक्षिक और व्यावसायिक प्रदर्शन में गिरावट आती है। तो देखो, जैसे हमारा मन है ना, कहते कि मन हमारा बड़ा चंचल होता है। ठीक है, और चंचल मन के साथ दिक्कत क्या होती है कि कब किस बात को लेके हमारा मन कमजोर महसूस करने लगे, हम कमजोर महसूस करने लगे। बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है ये समझना कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मजबूती की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और एटलीस्ट आप शेयर कर सके किसी से, ये माहौल बनाने की जरूरत है। ठीक है, बात की जाए लैंगिक आधारित भेदभाव पे, तो इमेज बेस्ड अब्यूज हमने देख रहा है, जहां पे अंतरंग तस्वीरों को गैर सहमति से साझा कर दिया जाता है। डॉक्सिंग की हमने देखी है, मैंने बताया था। कैरेक्टर असैसिनेशन, नैतिक रूप से आप किसी को परेशान करने लगते हो। ठीक है, व्यावसायिक तोड़फोड़, करियर पर प्रभाव आ जाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा है करियर ऐसे क्या कहते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन, तो वी हैव सीन कि किसी की गंदी इमेज लगा दो, मॉफ्ड इमेज, और उसको फिर असैसिनेट करो क्योंकि आप उसको टारगेट करना चाह रहे थे। और हजारों लाखों ट्रोलर्स की संख्या है जो अंधा हो के कमेंट करते हैं, देखते बिना, बिना देखे समझे। ठीक है, बच्चों और किशोरों पे क्या प्रभाव पड़ता है, डिजिटल फुटप्रिंट की सीमित समझ, साथियों का दबाव होता है, अपर्याप्त माता पिता की निगरानी सही होती, नहीं पता बच्चा क्या देख रहा है। मैंने कितने बार बच्चों को देखा है कि कुछ भी सॉफ्ट पॉर्न या पॉर्न, वो छोटे बच्चे 5-6 साल के बच्चे रील में देख रहे हैं और उनके माता पिता को नहीं पता है कि उसमें क्या चीज आ रहा है। शैक्षणिक संस्थानों में रिपोर्टिंग तंत्र की कमी, तो शैक्षणिक संस्थानों में भी हमने कुछ स्कूलों का मुद्दा देखा था जहां पे बच्चे मोबाइल लेके जाते थे। ठीक है, कुछ ऐसे भी थे जो सेक्सुअल गतिविधियों में शामिल भी थे। स्कूल प्रशासन को पता ही नहीं कि इस कारण कुछ लोग को प्रताड़ित भी किया जा रहा है, कोई इस कारण डिप्रेशन में भी जा रहा है। दे डोंट हैव एनी आइडिया। तो अगर आप मोबाइल को अलाउ कर रहे हैं या इस प्रकार के किसी तंत्र को अलाउ कर रहे हैं, तो आपको इस बात को मेक श्योर करना पड़ेगा कि प्रॉपर निगरानी रखी जाए, प्रॉपर निगरानी रखी जाए। ठीक है, बात की जाए तो तकनीकी चुनौतियां और प्लेटफॉर्म जिम्मेदारियां क्या हैं। फेसबुक मेटा ने क्या किया हुआ है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड में बुलिंग को निषेध किया हुआ है। कई बार वो, अब बड़े स्तर पे तो नहीं, पर गाहे बगाहे दिख जाता है कि उन्होंने कई बार उसको, वो पोस्ट को हाइड कर देते हैं या अप्रस्तुत कर देते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में असंगत प्रवर्तन, खैर ये फेसबुक ने कुछ किया हुआ है। ट्विटर के देखा जाए तो उन्होंने एंटी हैरासमेंट नीतियां उन्होंने बहुत सारी बनाई हैं। अब तो ट्विटर जो एक्स हो गया है और इलोन मस्क जी के साथ में है। समन्वित हमलों पर निपटने की कमी, तो निश्चित तौर पर ये कमी यहाँ पे देखने को मिलती है। हालांकि अब ग्रॉक आया है तो ग्रॉक पे बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, पर बड़ा समाधान, आमूलचूल समाधान नहीं मिला है। कंटेंट फिल्टरिंग, इंस्टाग्राम ने इस पर काफी बात की, और उत्पीड़न तकनीकों से निपटने में विफलता भी हमको देखने को मिली है। तो इन पे दिक्कतें हैं, चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को अभी तक इन्होंने क्या कहते हैं, फेसबुक पे आप देखिए ना कितने फ्रॉड पेज हैं, कितने फ्रॉड प्रोफाइल है। मुझे लगता है फेसबुक में अगर देखा जाए तो 30 से 35% तो आपको फ्रॉड प्रोफाइल दिखेंगे, लेकिन चल रहे हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, कौन आपको कब कहां पे ट्रोल करके चला जाए, कौन अपने चैनल पे किस वीडियो को चला दे और कितना उसको मोनेटाइज करके कितना उसको प्रॉस्पर करा दे, यू नेवर नो। और एक पल में किसी की जिंदगी खराब हो जाती है जिसका वीडियो मॉर्फ करके वायरल करा दिया जाता। तो इस प्रकार की चीजें कैसे रोक सकते हैं। मुझे लगता है कि कभी कभी आप खुद देखिए, आपके फीड में ऐसे वीडियो आ जाते हैं जो आपको नहीं पता कि ये कहां से आ गए, किसने कर दिए, और फिर वो आते जाते हैं, जबकि आपका इंटरेस्ट उस तरह का होता नहीं है, फिर इस प्रकार के वीडियो आते हैं। ये लोग भले कहते हैं कि तुमने देखा होगा तो उस प्रकार का आता होगा, नहीं यार, मैं नहीं देखता, फिर भी कई बार चीजें आ जाती हैं। यद्यपि मैं रिपोर्ट कर देता हूं, रिपोर्ट करने के बाद नहीं आती हैं, पर अगर रिपोर्ट नहीं भी किया तो वो आई क्यों मेरे पास। ठीक है,
बात की जाए और क्या है, तकनीकी समस्याएं क्या है, वीपीएन और जो इस प्रकार के ब्राउजर्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि भारत ने पाकिस्तान के जो प्रोफाइल्स थे उनको ब्लॉक कर दिया था, लेकिन लोग वीपीएन करके हानिया आमिर और पता नहीं किसको वहाँ पे वो लगातार फॉलो किए जा रहे थे, ठीक है। एआई जनरेटेड कंटेंट, डीप फेक बहुत बड़ी समस्या है भाई। मैंने तो इस पर बहुत लंबे सारे वीडियोस किए हैं, आप इसके मेरे जो करंट अफेयर्स का चैनल है उस पर जाके आप मेरे करंट अफेयर्स का जो प्लेलिस्ट है उस पर जाके देखेंगे तो एआई पे मैंने बहुत सारे वीडियोस किए हैं, जहाँ पे चुनाव तक, बड़े देशों के चुनाव तक जो थे उन पे भी इसका असर पड़ा, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म उत्पीड़न, यस, ये तो खैर क्रॉस चीजें चलती ही हैं। क्षेत्रीय भाषा कंटेंट में पहचान में कभी, अब भोजपुरी में, मगही में, मैथिली में, अवधी में, ब्रज भाषा में कोई लिखा रहेगा, उस कंटेंट की डेप्थ कितनी है शायद मेटा ना पहचान पाए। और मान लो अगर डेप्थ ऐसी है कि किसी को प्रभावित कर गया, किसी ने आत्महत्या कर ली, तो जिम्मेदार कौन होगा? तो आपको इस पे भी लोगों को बैठाना होगा जो क्षेत्रीय भाषाओं को भी अच्छे से समझते जानते हों और इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रख सके, ठीक है। आईटी नियम 2021 क्या कहते हैं? निर्दिष्ट समय सीमा में हानिकारक कंटेंट हटाना जाना चाहिए, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए और ट्रेसेबिलिटी उपाय लागू करना चाहिए। किसी को अगर ट्रेस करना हो तो कैसे ट्रेस कर सके, ये बात पुलिस को भी पता हो, ये बात प्रशासन को भी पता हो कि भाई ट्रेस तो कर सके। ट्रेस ही नहीं कर सकेंगे तो पता कैसे चलेगा कहां से अपराध किया जा रहा है, कौन अपराध कर रहा है, ठीक है। बात की जाए और तो अंतर्राष्ट्रीय अगर देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2023 व्यापक कानून है, प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ता की सुरक्षा की आवश्यकता है, गैर अनुपालन के लिए कड़ी सजा है। भारत में इस प्रकार की कुछ है नहीं। दक्षिण कोरिया ने भी व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जहां पे वास्तविक नाम को सत्यापित किया जाता है। स्कूलों में डिजिटल नागरिक शिक्षा दी जाती है, बच्चों को भी, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी समझाया सिखाया जाता है, बताया जाता है कि भाई कहाँ पे चीजें गलत रूप से प्रयोग की जा सकती हैं। यूरोपीय यूनियन की बात कर ली जाए तो डिजिटल सर्विस एक्ट है, सदस्य राष्ट्रों में सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण है इसको लेके। प्लेटफॉर्म जवाबदेही पे जोर देता है और एक प्रकार के उस एकीकरण पर जोर देता है जहां पे जितने भी एआई प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको किस प्रकार से एक रूप से, एक रूपता के साथ विनियमित किया जाए, ठीक है। बात की जाए तो नैतिक आयाम, संवैधानिक विचार क्या, अधिकारों का अनुसंतुलन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम नुकसान से सुरक्षा, यस, अनुच्छेद 19(1) बनाम अनुच्छेद 19(2). अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि आपको अपने विचारों को किसी भी प्रकार से संप्रेषित करने की सुविधा है, लेकिन ये कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है जो जरूरी है कि कहीं वो कानून व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को प्रभावित तो नहीं कर रहा, कहीं वो किसी के लिए आपत्तिजनक तो नहीं है, तो है, चीजें कंट्रोल भी की गई है, ठीक है। न्यायालयों को संतुलित दृष्टिकोण रखने के लिए कहा गया है, न्यायालय रखते हैं संतुलित दृष्टिकोण। निजता का अधिकार है, अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार है। आप किसी की निजी जिंदगी में जाके उनको बुली कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। एक सरकार के तौर पे, एक देश के तौर पे इस रूप में, इस दिशा में काम किया जाना चाहिए, ठीक है। और क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा उल्लंघन, यस, ये तो खैर निजता के अधिकार में ही आ जाता है, पुट्टा स्वामी केस से जुड़ा है ही। गरिमा का अधिकार देखा जाए तो साइबर बुलिंग मानवीय गरिमा का उल्लंघन करता है, संविधान के जो मूल मूल्य हैं उनके बहुत दूर है। मूल मूल्यों के तहत हमको तरफ जाना पड़ेगा, जो बेसिक वैल्यूज है जिनको हम बेसिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कहीं ना कहीं हमको उसकी तरफ, जैसे कहा जाता है गो बैक टू वेदास, वैसे ही कहा जाएगा कि गो बैक टू मूल मूल्याज, हमको उनकी तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। वर्तमान सरकारी पहलों को देखा जाए तो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है, 2019 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। महिला हेल्पलाइन एकीकरण है, 181 महिला हेल्पलाइन है। साइबर अपराध रिपोर्टिंग के एकीकृत ऑपरेटरों को प्रशिक्षण, तकनीकी विशेषज्ञता की कमी, इस प्रकार की कुछ दिक्कतें हैं जिनमें भी और काम किए जाने की जरूरत है, ठीक है। समाधान क्या हो सकते हैं? तत्काल उपाय 0 से 6 महीने में, रिपोर्टिंग तंत्र में हम सुधार कर सकते हैं, राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल इसको हमको अपग्रेड करना होगा, ठीक है। मौजूदा हेल्पलाइन के साथ एकीकृत करना होगा, एक ही हेल्पलाइन रहे, पूरे भारत में रहे, जैसे पहले 100 पुलिस का नंबर हुआ करता था, अब तो बहुत सारे बदल गए हैं, तो एक हेल्पलाइन रहे, पूरे भारत में रहे और फोन उठे वहां पे, ठीक है। बहुभाषी इंटरफेस, वो कोई गांव का व्यक्ति हो, तमिल का हो, तेलुगु का हो, मलयाली का हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, ऐसा इंटरफेस हो कि सबकी जरूरतों का ध्यान रखा जा सके, ठीक है। 24/7 प्रतिक्रिया टीम हो जो 24 घंटे काम करे, ऐसा ना हो कि 8 बजे के बाद से और सुबह 8-10 बजे के पहले किसी प्रकार की शिकायतों को निवारित न किया जाता हो, उन पर बात ही न की जाती हो, ठीक है। और क्या है, प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या किया जा सकता है? कानून प्रवर्तन के लिए व्यापक प्रशिक्षण किया जाए, पुलिस को और भी स्टेक होल्डर, सिविल सोसाइटी को, साइबर क्या कहते हैं जो पुलिस है उसको, स्कूलों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, उन सबको शिक्षित किया जाए, ठीक है। न्यायिक क्षमता निर्माण, जो न्यायाधिकार का इशू है या उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्जन है या जो हाई कोर्ट का वर्जन है उसको और क्लियर किया जाए। मैंने हमेशा बोला कि एआई वगैरह चीजों से जुड़े कड़े नियम कानून लाए जाने चाहिए, ठीक है।
प्लेटफॉर्म अनुपालन निगरानी, यस, प्लेटफॉर्म पे किस प्रकार से नियम कानूनों को अनुपालित किया जा रहा है, इसकी निगरानी रखनी बहुत ज़रूरी है। पता नहीं जो दिशा निर्देश है उनका पालन किया जा रहा है या नहीं, हम तो नहीं देखते हैं सर। उस पर प्लेटफॉर्म कब सुधरेंगे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर यानी कि एक्स हो या इंस्टाग्राम हो, ठीक है। और क्या है, मध्यम अवधि सुधार क्या किए जा सकते हैं? हम विधायी कार्य कर सकते हैं, साइबर बुलिंग कानून बना सकते हैं। मध्यावधि मतलब 6 से 2 साल में प्रॉपर डिस्कस हो, सभी हितधारक जुड़े और साइबर बुलिंग पर डिटेल कानून बने, मौजूदा कानून में संशोधन हो और अंतर्राज्यीय सहयोग की बात हो। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस में ये रार कि भाई तुम्हारा केस कि हमारा केस, तो इस प्रकार की रार ना, इस प्रकार की इश्यूज ना, इस पर हमें काम करना होगा, ठीक है। और क्या समाधान है? संस्थागत विकास की बात कर ली जाए तो प्रमुख शहरों में विशेष साइबर अदालतें लाई जाए, बेहतर जांच क्षमताओं वाले संस्थानों को और डेवलप किया जाए, पीड़ितों की सहायता के लिए एक प्रॉपर संस्थान बनाया जाए, एक अवसंरचना डेवलप की जाए, ठीक है। दीर्घकालिक दृष्टि से देखा जाए 2 से 5 साल के लिए तो व्यापक ढांचा क्या हो सकता है? कानूनी, तकनीकी और सामाजिक उपायों का एकीकरण हो और नियमित समीक्षा और अपडेट तंत्र हो। हर 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में हम उसको अब देखते रहें कि जो हमने नियम कानून बनाए हैं, जो व्यवस्थाएं तय की हैं, वो सही है कि नहीं। साक्ष्य आधारित नीति का निर्माण हो, इस पर भी काम करना होगा। सांस्कृतिक परिवर्तन क्या हो सकते हैं? सामाजिक मानदंड के रूप में डिजिटल नागरिकता, ठीक है, जो डिजिटल नागरिकता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और मजबूत किया जाए। मतलब क्या कि जो डिजिटली जो आप शायद फेसबुक के, इंस्टाग्राम के या ट्विटर के सदस्य हो, ठीक है, आप सामाजिक मानदंडों का पालन नहीं कर रहे तो आपकी नागरिकता यानी कि उसमें सदस्यता हट जाए, ठीक है। ऑनलाइन उत्पीड़न के लिए थोड़ा सा और हमको मेंटली मजबूत होना होगा और सामने वालों को मेंटली डाउन करना होगा, जो ट्रोलर्स। और क्या है, रोकथाम केंद्रित दृष्टिकोण, मतलब कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए उसको फोकस करना होगा, संपूर्ण सत्ता को, ठीक है, उस पर काम करना होगा। निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं कि भारत में साइबर बुलिंग की समस्या एक जटिल चुनौती है जिसके लिए बहुहितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वर्तमान कानूनी ढांचा कुछ सुरक्षा प्रदान करता है लेकिन ऑनलाइन उत्पीड़न की विकसित प्रकृति को संबोधित करने में कम पड़ता है, और भी हमने डिटेल में इस पे समस्याओं पर बात की थी, ठीक है। मैं बाकी आपको बताता चलूं कि जो हमारा P2I फाउंडेशन बैच है, हमारा जो P2I फाउंडेशन बैच है, ठीक है, वो 31 मई को उसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। इस बैच के साथ बताया जाए तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, ठीक है। प्रीलिम्स अगर आपका, जैसे हमारा SIP प्रोग्राम होता है, वो इतना अच्छा प्रोग्राम है, अगर अच्छे से आप करेंगे तो आपका प्रीलिम्स हो भी जाएगा और आपकी पूरी फीस वापस हो जाएगी, पूरी फीस आपकी वापस हो जाएगी। आप हर महीने 11,000 रुपए जीत सकते हैं, ठीक है, पारितोषिक के रूप में। कैसे? हमारे टेस्ट सीरीज में पार्ट करके 18 किताबों का सेट आपको मिल रहा है, पूरी मेंटरशिप प्रोग्राम मिल रहा है आपको, ठीक है, अनलिमिटेड आवर्स लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। तो हर क्लास के बाद आपको PYQ MCQs मिल रहे हैं, हर क्लास के बाद आपको मेंस क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्या चाहिए? हर चीज़ है इस पर। IGP जैसा प्रोग्राम भी इसमें जुड़ा हुआ है जो अंततः आपको सफलता के रास्ते में पहुंचा ही देगा। तो ये कुछ विशेष फीचर्स हैं जो बड़े शानदार हैं। 31 मई को एडमिशन क्लोज हो रहा है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है, आप इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @official विकास करके, स्कैन करके आप इससे जुड़ सकते हैं, स्कैन करके आप इससे जुड़ सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी आप मुझे मेल करना चाहें तो vikas.singh@studyIQ.com पे मेल कर सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप StudyIQ के किसी भी प्रोडक्ट को अगर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सके, पढ़ सके। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप और किन विषयों पे, भारतीय समाज से जुड़े और किन विषयों पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें StudyIQ IAS हिंदी।